वेरी वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आज जो मैं आपके लिए वीडियो ले आ रहा हूं, ये वैसे तो आपके बहुत सारा काम का है, लेकिन मैं इसमें काफी लेट हो गया हूं। और इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं जा रही थी। तो एज अ रिजल्ट मैं चाह के भी इसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। मेरा गला पूरी तरह से बैठ गया था। अभी भी कुछ हद तक गला बैठा हुआ है। जो मेरी आवाज अच्छी तरह से जानते हैं, वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मेरा आवाज थोड़ा भी लो चल रहा है। राइट। सो अभी भी गला बैठा है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपके लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो दोस्तों, ये जो डिस्कशन है, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द पेपर डिस्कशन जो अभी अभी एग्जामिनेशन हुआ था। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स इसके लिए इंतजार कर रहे थे, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर फॉर दिस कि मैं इतना लेट हो गया हूँ इसमें। लेकिन हाँ, जो लोग इसके लिए वेट कर रहे थे उनको इसका एक बिल्कुल सही जवाब मैं आपको दे दूंगा। और इसके अलावा अगर बाई चांस अगर आप कोई और एकेडमी के भी अगर स्टूडेंट हो, तो भी आप इसे बिल्कुल देख सकते हैं। और यहाँ पर आप 100% विश्वास रख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो भी आपको आंसर दे रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अकाउंट्स का पेपर सभी का अच्छा गया होगा। अगर कोई आंसर बाई चांस अगर गलत आ गया हो आपका, तो उससे डिसअपॉइंट बिल्कुल मत होइए। ठीक है। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम एक इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाई चांस आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं विथ व्हाट इज डिस्कस्ड हियर, देन इन दैट केस आपने थोड़ा पहले से ही प्रिपेयर होना शुरू हो जाना चाहिए विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। ठीक है। हालांकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसी नौबत किसी की भी ना आए। ओके। और इसके अलावा जो भी May 23 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी एक तरफ से एक ये वीडियो काम में आ जाएगा कि वो लोग समझ जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हालांकि इस बार का एग्जाम का क्वेश्चन काफी इजी साइड में आया हुआ था। चलिए तो देखते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं विद ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन था, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द assumption that an enterprise is a going concern and will continue its operation for the foreseeable future. सो दोस्तों, पहली बात, यहाँ पर ये जो नॉट लिखा है यही है गड़बड़। इट्स नॉट नॉट। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड। गोइंग कंसर्न इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। ठीक है। सो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न अजम्पशन के तहत ही बनाया जाता है। ठीक है। सो इसका जवाब है फॉल्स। ठीक है। मैंने इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख के रखा है। मैं इसे थोड़ा सा फास्ट रिव्यू कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग फिलहाल अगर इन आंसर्स को देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए इसे। मैं एक एक आंसर पूरा रीड आउट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन द करेक्ट रीजन आई हैव रिटन देयर। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इज अ मेथड ऑफ एसरटेनिंग इन्वेंटरी बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट। बिल्कुल सही जवाब। दिस इज ट्रू। हम लोग दो तरह के सिस्टम देखते हैं, एक तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, दूसरा होता है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में डे टू डे ट्रांजैक्शंस का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, एंड हेंस आपको किसी भी डेट में अगर इन्वेंट्री का पता करना है, आप आराम से पता कर सकते हो। दैट इज इन योर रिकॉर्ड्स। और परपेचुअल सिस्टम का इस वजह से एडवांटेज भी ये होता है कि कहीं भी किसी भी तरह का अगर कोई भी गड़बड़ हुआ, किसी ने चोरी को लिया, कुछ भी किया, तो वो पकड़ा जाएगा, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग द प्रॉपर रिकॉर्ड्स। बट पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में पीरियोडिक बेसिस से किया जाता है, तो वहां पे कंप्लीट डिटेल्स मेंटेन नहीं होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट हमें कहीं ना कहीं फिजिकल स्टॉक पे भरोसा करना पड़ता है। सो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इसका भी करेक्ट आंसर मैंने यहाँ पे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। दिस क्वेश्चन मेड मी लाफ एक्चुअली, क्योंकि आज से कुछ साल पहले हमारे मॉड्यूल में, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ही ऐसे क्वेश्चंस हुआ करते थे जिसमें डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स वो प्रोवाइड फॉर किया करते थे, प्रोविजन क्रिएट किया करते थे। ऐसे क्वेश्चंस थे मॉड्यूल में, और मैं क्लास में चीख चीख के बोलता था कि भाई साहब ये गलत है, दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म। ठीक है। और मैं आज वही क्वेश्चन यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, मेरे सपोर्ट में। तो खैर, एनीवेज, सो भाई साहब एक बात याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अलग होता है एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अलग होता है। स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारे किताबों में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं गलत फहमी हो जाती है हमें।
प्लीज नोट कि कंजर्वेटिज्म कहता है कि हर तरह के लॉस के लिए हमने बिल्कुल प्रोवाइड फॉर करना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह के गेन को हमने तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए जब तक कि हम लोगों ने उसे रियलाइज नहीं कर लिया। ठीक है। ये जो है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, भाई साहब क्रेडिटर को हम पैसे दे रहे हैं, अगर वो हमें डिस्काउंट देता है तो दैट इज अ डिस्काउंट रिसीव्ड, दैट इज अ गेन। गेटिंग मी? तो जब तक हम लोगों ने एक्चुअल में वो गेन कमा नहीं लिया, तब तक ऑन एंटिसिपेशन बेसिस हम कभी किसी गेन को रिकॉग्नाइज नहीं करते, एज पर कंजर्वेटिज्म। ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है। ओके, मैं इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन दिखा दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। ओके। हालांकि मैं डिस्कस जरूर कर रहा हूं आपके साथ। चौथा, if the errors are detected after preparing trial balance, then all the errors, please note, highlight कर दीजिए, यहाँ पे लिखा है all the errors are rectified through suspense account। दोस्तों सबसे पहली बात तो एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर ट्रायल बैलेंस टैली ना हो तो ये तो तय है कि हमने एरर्स किए हुए हैं और उन एरर्स को ढूंढना है। तो ये जरूरी नहीं होता कि ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए मैं सस्पेंस अकाउंट का यूज करूं ही। ठीक है। तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो वैसे ही छोड़ सकते हैं। डिफरेंस हम लोग ऐसे रफ में कैलकुलेट करके हम लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं व्हाट आर द एरर्स। So, not necessary that difference is put in suspense account. And if the difference is not put in suspense account, no question of rectification में suspense account का use. Please understand that, right? सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में तभी यूज किया जाता है जब ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। हाँ, ऐसा कभी-कभार जल्दबाज़ी के केस में ज़रूर होता है जब हमारे पास वक़्त कम है, कभी-कभी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है फॉर लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़। तो उस लिए हम लोगों ने अगर जल्दबाज़ी में सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, तो डेफ़िनिटली हम रेक्टिफ़िकेशन में सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर मान लो हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल भी दिया ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस को, still there are errors like error of complete omission, error of principle, ऐसे बहुत सारे होते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ठीक है। ये जो एरर्स होते हैं इनका ट्रायल बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट इनके रेक्टिफिकेशन के लिए सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं होता। आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ओके। हो सकता है बीच बीच में मैं थोड़ा खांस लूं। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, मैंने पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखाया, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फॉल्स, सस्पेंस अकाउंट वाला। अगला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही जवाब है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इज नथिंग बट समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, कैश बुक का समरी, नथिंग एल्स। ठीक है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे जैसे कैश बुक में हम कोई भी ट्रांजैक्शन, एनी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, हम हर तरह की रिसिप्ट एंड पेमेंट पे फोकस करते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ये कैश बुक का ही हूबहू सेम है। एज अ रिजल्ट हर तरह के ट्रांजैक्शन चाहे कैपिटल या रेवेन्यू यहाँ पर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अ फिक्स चार्ज, लास्ट वन, अ फिक्स चार्ज जनरली कवर्स ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर वंस। नहीं भाई साहब, अगर फ्यूचर वंस की बात करते हैं तो उसे कहा जाता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज जनरली हमेशा जो करंट एक्सपेंसेस होते हैं, करंट प्रेजेंट एसेट्स जो होते हैं उसके चार्जेस को कवर अप करता है। ओके। ये उसका भी आंसर मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, आप लोग इसे पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज वेरी वेरी कॉमन वन, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे भी आराम से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1C जो कि कंपलसरी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको एक सिंपल सा मक्खन क्वेश्चन दिया था ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें चेंज इन मेथड जरूर दिया था। कुछ घबराने वाले लोग इसमें जरूर घबराए होंगे, लेकिन ऐसा मक्खन क्वेश्चन इज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस जो हर पढ़ने वाला स्टूडेंट ख्वाब देखता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, मजा आ जाए। फिर ये वैसा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्या था। परचेज अ मशीन फॉर 130,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है। तो भाई साहब इसने 1,30,000 का मशीन खरीदा और 20,000 रुपए फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन के लिए पे किया। इस मशीन का हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया 1,50,000 रुपए, और हम मशीन को हमेशा वैल्यू करते हैं उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। ओके।
सो सॉरी। नाउ ऑन 1 अप्रैल 2019 इसने खरीदा। देन 1 अक्टूबर 21 में इसने एक और मशीन खरीदा है 50,000 का, और पुराना मशीन बेचा। ये सबसे बढ़िया कर दिया इन्होंने। जिस डेट पे नया मशीन खरीदा उसी डेट पे पुराना मशीन को बेचा है। ठीक है, तो इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ही आसान हो गया अब तो। ठीक है। उसके बाद द मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 21 वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी। ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं। डेप्रिसिएशन के काम में आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन उस डेट से चार्ज किया जाएगा जब से आप असेट को यूज कर रहे हो। ठीक है। Under existing practice, the company is charging depreciation at 20% per annum on the original cost, यानी straight line method. However, from 1st of April 2021, it decided to adopt WDV method and charge depreciation at 15%. You are required to prepare machine account. ठीक है, तो देखिए, जल्दी से एक बार देखते हैं। हम लोगों ने 1 अप्रैल 19 को मशीन खरीदा, तो मशीन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 1,50,000 हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसके बाद 21 में चेंजेस हो रहे हैं। तो पहले तो 31 मार्च 19 को हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्या रेट से चार्ज करेंगे? 20% स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब 1,50,000 का 20%, विच कम्स टू 30,000। ठीक है। अब बैलेंस बच गया 1,20,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगले साल 2020 में भी कोई चेंज नहीं आया, फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 30,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम रहेगा। ठीक है। बैलेंस का कैरी डाउन इज 90,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। ठीक है। अब इस साल में हम लोगों ने 1 अक्टूबर 6 महीने हो जाने के बाद हम लोगों ने एक नया मशीन खरीदा 50,000 का। ठीक है। अच्छा, अब पुराना मशीन हमने को ने उसी डेट पे बेच दिया, यानी 6 महीने यूज करके बेच दिया। तो हमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लेकिन इसी डेट में, इसी ईयर में, फ्रॉम 1 अप्रैल, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, हम लोगों ने नए मेथड में शिफ्ट हो गए। तो अगर चेंज इन मेथड आता है तो हम लोग को उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाना होता है। सो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? हमें उसी वक्त से उस नए मेथड को अप्लाई करना है। तो अभी WDV अप्लाई करना है 15%। सो भाई साहब, पुराना मशीन का बैलेंस था 90,000, इस पे 15% WDV लगाना है। सो 90,000 इंटू 15% इंटू 6/12 कम्स टू 6750। ये है डेप्रिसिएशन। ठीक है, पुराने मशीन पे। और उसके बाद हमने इसे बेच दिया है 1 लाख रुपए में। सो दोस्तों, यहाँ बड़ा आसान हो गया अब हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास क्लियरली असेट का WDV दिया हुआ था 90,000, और हमने उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया? 6,750। यानी अब उसका जो डिफरेंस है, ये है उसका WDV। ठीक है। अब उस WDV वाले एसेट को हम लोगों ने 1 लाख में बेच दिया। सो 83,250 वाले एसेट को हमने 1 लाख में बेचा है, यानी डिफरेंस इज माई प्रॉफिट। सो माई प्रॉफिट इज 16,750 विच विल बी ट्रांसफर टू P&L। ठीक है। अच्छा, अब हमने नया एसेट खरीदा है, तो ये जो नया एसेट विच इज स्टिल देयर 50,000 का, इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। लेकिन इस पे डिप्रिसिएशन नए मेथड से, यानी 15% एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। लेकिन इसे 1 जन से यूज किया गया है, इसलिए 3 महीने का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। 50,000 इंटू 15% इंटू 3/12 विच कम्स टू 1875। एंड हेंस फाइनली ये बैलेंस बचता है। बस इतना सा करने का 4 मार्क दे रहे थे। बढ़िया एकदम। ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2A, दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 10 मार्क का क्वेश्चन था, एंड काफी हद तक मिलता जुलता मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 8 से था। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ हूँ, मैंने यहाँ पे मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 8। बट एट द सेम टाइम मैं एक और खास बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज मैं अक्सर क्लास में कहते रहता हूँ। मैं कहते रहता हूँ कि RTP, MTP, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन या मॉड्यूल के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि क्लास में मैंने ये कहता रहता हूँ कि कभी भी क्वेश्चंस को मगअप मत करो, क्योंकि आजकल पता नहीं मगअप करने वाले लोगों की तादाद बढ़ते जा रही है। ठीक है। प्रोफेशनल एग्जाम्स में मगअप नहीं चलता। यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो द पॉइंट इज कि यहाँ मैं बोलते रहता हूँ कि इंस्टीट्यूट किसी एक पॉइंट में चेंज कर सकता है, और ऐसा ही हुआ। ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। इन्होंने लेकिन फर्स्ट पॉइंट पे चेंज कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखें, तो यहाँ लिखा है ऑन 15 दिसंबर 2021 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। अगर आप मॉड्यूल का क्वेश्चन देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8, वहां पे अंडरकास्ट लिखा है। ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, कि अगर कोई क्वेश्चन को मगअप करके जाते हैं, कई बार BRS के क्वेश्चन है, अरे यार ये क्वेश्चन तो इतनी बार कर चुका है, मेरे को याद हो गया क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है।
तो बाई चांस अगर आप पढ़े बगैर बिंदास प्लस माइनस करके आ गए, गए काम से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली सेंटेंस को चेंज कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा संभल के कॉशियस होकर सॉल्व करना जरूरी है। दोस्तों आप आईसीएआई का सामना कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे कैजुअल हुए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से देखते हैं। मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की जगह सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ क्या प्लस और क्या माइनस। ठीक है, सो सबसे पहली बात, अक्सर हम घबराते रहते हैं कि ओडी बैलेंस दिया ना तो क्या ये क्या वो क्या, फेवरेबल बैलेंस दिया है वो भी कैश बुक का, ये सबसे सिंपल केस होता है, वही दिया हुआ है। ठीक है, सो 2,60,400 में सबसे पहला वाला जो है 10,000 प्लस किया जाएगा, दूसरा वाला जो है 1,18,000 माइनस, तीसरा वाला 8460, ये साइड में गड़बड़ हुआ इसलिए इसका दुगना अमाउंट यानी 16,920 प्लस किया जाएगा। उसके बाद 12,370 जो दिया हुआ है, इसमें ध्यान से देखने लायक बात यह है कि चेक्स अमाउंटिंग टू 12,370 थे, जिसमें से सिर्फ 9,360 के चेक्स एन कैश हुए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एन कैश नहीं हुआ, तो वही बीआरएस में आएगा। सो डिफरेंस इज 3010, वो होगा ऐड। उसके अलावा डिविडेंड ऑफ 35,000, ये 35,000 किया जाएगा ऐड, और 7,900 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये किया जाएगा माइनस। ठीक है, उसके अलावा 175,000 के चेक्स डबल डबल टाइम रिकॉर्ड हो चुके हैं, इसलिए 175,000 एक बार का इफेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा, 175,000 करना पड़ेगा प्लस। ठीक है, उसके बाद बिल्स फॉर कलेक्शन 53,000 क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 21 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव्ड। ठीक है, ये कलेक्ट हो गया लेकिन जब पता नहीं चले हमें, सो 53,000 ऐड किया जाएगा। एंड फाइनली ये जो आखिरी पॉइंट है ये मॉड्यूल वाले क्वेश्चन में नहीं है, ये किसी और क्वेश्चन में ऐसा ही एक पॉइंट था, तो घुमाने के लिए हमें वही पॉइंट एज इट इज दे दिया गया। तो ये जो पॉइंट है ये है कस्टमर विल रिसीव कैश डिस्काउंट ऑफ 3% ऑन 60,000। इसने डिस्काउंटेड प्राइस हमें पे किया लेकिन हमने पूरे 60,000 को रिकॉर्ड करके रख लिया, तो वो डिस्काउंट का अमाउंट हमें माइनस करना होगा। तो ये होने के बाद बैलेंस एज पर पासबुक आना चाहिए 425,630। ठीक है, तो आप इसे भी एक बार देख लीजिए। ओके, मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन था ट्रायल बैलेंस के सॉरी रेक्टिफिकेशन पे। ठीक है, आपको सबसे पहले जो ध्यान देना था वो था कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो भाई साहब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का मतलब, अगर यहाँ सस्पेंस अकाउंट आएगा नहीं पहली बात, और दूसरी बात अगर कहीं पे भी शॉर्टकट रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है तो हमें शॉर्टकट रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कैसा है। सो सबसे पहले माइनर रिपेयर्स मेड टू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 1850 वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, गलत है भाई साहब। सो रिपेयर्स को डेबिट होना चाहिए था, रिपेयर्स डेबिट टू बिल्डिंग। ठीक है, दूसरा 3,000 ड्यू फ्रॉम श्यामलाल विच हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर, बैड डेट्स रिकवर्ड था जिसको हम लोगों ने श्यामलाल के अकाउंट में डाल के रख दिया, सो श्यामलाल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर परचेस किया फॉर ऑफिस यूज अमाउंटिंग टू 20,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेस डे बुक, फर्नीचर खरीदा परचेस अकाउंट में डाल के रख दिया, फर्नीचर को डेबिट करना है, परचेस से इफेक्ट हटाना है, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। मैं इसे जल्दी से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि दिस इज बेसिकली मेंट फॉर दोज हु आर जस्ट लुकिंग फॉर the correct answers. Are we getting the correct answers or not? So I'm just discussing the correct answers, not explaining them. Okay, उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम राम सिंह अमाउंटिंग टू 8,000 हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार। ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, गुड्स परचेज के लिए रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, नाम दिया इसका मतलब दिस इज अ क्रेडिट परचेज, सो एंट्री करना पड़ेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम सिंह। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम सिंह 8,000। उसके बाद कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन्स ड्राइंग 15,000 डेबिटेड टू ऑडिट फीस, भाई साहब ऑडिट फीस को डेबिट कर दी, देखो ड्राइंग्स है और उसको ऑडिट फीस को डेबिट करके रख दिया। सो ऑडिट फीस को डेबिट को हटाने के लिए ऑडिट फीस को क्रेडिट करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फीस 15,000। ठीक है, उसके बाद रिसिप्ट ऑफ 4,500 फ्रॉम मीत कुमार क्रेडिटेड टू पिंकी रानी, क्या चल रहा था अकाउंटेंट के दिमाग में पता नहीं। ठीक है, एनीवेज तो रिसिप्ट था कैश का, तो कैश टू मीत कुमार होना चाहिए था, कर दिया कैश टू पिंकी रानी, तो पिंकी रानी के क्रेडिट को हटाने के लिए पिंकी रानी को करेंगे डेबिट, और मीत कुमार जिनको क्रेडिट होना चाहिए था उनको कर देंगे क्रेडिट 4,500, सिंपल। ठीक है, उसके बाद goods amounting to 6,200 had been returned by a customer and were taken into inventory but no entry was made in the books, मतलब सेल्स रिटर्न की एंट्री ही नहीं की हमने। ठीक है, करनी पड़ेगी, क्या करेंगे,
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर 6200। ठीक है। अगला 1500 रुपए वेजेस पेड टू वर्कमैन फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर। फर्नीचर बनाने के लिए है तो दिस इज पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, सो ये डेबिट होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट को, लेकिन हमने गलती से उसको वेजेस अकाउंट को डेबिट करके रख दिया। तो वेजेस का डेबिट हटाने के लिए वेजेस को क्रेडिट और फर्नीचर को डेबिट। ठीक है। अगला सैलरी पेड टू क्लर्क 12,000 हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी दे रहे भाई, उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट करके रख दिए। तो सीधी सी बात है, सैलरी को डेबिट करेंगे और उसके पर्सनल अकाउंट को बेचारे को हटा देंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नहीं तो खामा खा उससे रिसीवेबल दिखता रह जाएगा। ठीक है, राइट, सैलरी टू क्लर्क। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, A purchase of goods from Raghav amounting to 20,000 has been wrongly entered through the sales book। ठीक है, यानी परचेस को सेल्स करके दिखा दिया। हम लोगों ने परचेस अकाउंट टू राघव करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने गलती से राघव टू सेल्स कर दिया। तो अब परचेस को तो डेबिट करेंगे, सेल्स का क्रेडिट हटाने के लिए सेल्स को भी डेबिट करेंगे। ठीक है, और राघव को दुगने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। राइट, सो दैट्स द एंट्री। ओके, चलिए, ये हो गया 10 मार्क का रेक्टिफिकेशन। उसके बाद 3A, 3A में 15 मार्क का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। भाई साहब, इतना तो कोई उम्मीद नहीं करता, 15 मार्क का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ठीक है भाई साहब, इस बार क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर जो 6 होता है हमारा, जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्स ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट, ये सब चीज़ें होते हैं, ये थोड़ा सरप्राइज किया, क्योंकि एक तो जैसे हम कंसाइनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं उसके ऊपर से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट पे से तो आया ही आया, उसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज से 15 मार्क का क्वेश्चन आ गया। सो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ठीक है, जैसा भी है। अकोमोडेशन बिल का एक टिपिकल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये याद रखना है आपको कि सॉरी टी और जे, ठीक है, टी और जे, इन दोनों के बीच में जो रेशियो था दैट वाज 2:1। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेशियो आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया नहीं था। ठीक है, तो वो बड़े आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है। 57,600 आउट ऑफ 172,800 अगर निकालेंगे तो वो आता है 1/3, तो दूसरे का होगा 2/3। ठीक है, खैर आपसे जर्नल एंट्रीज पूछे गए थे, तो यहाँ पर ये सारे जर्नल एंट्रीज हैं इन द बुक्स ऑफ टी। ठीक है, सबसे पहले 1,80,000 का टी ने बी जे के ऊपर बिल ड्रॉ किया। सो बिल्स रिसीवेबल टू जे टी के बुक्स में, और जे के बुक्स पे टी टू बिल्स पेबल। अगला, उसने डिस्काउंट करवाया तो 7,200 का डिस्काउंट चार्जेस, बैंक डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, जिसका इसके बुक्स में नो एंट्री, जे के बुक्स में। तीसरा, इसने जे का शेयर 1/3 शेयर उसको रेमिट कर दिया, तो एज अ रिजल्ट जे डेबिट, जे इज द रिसीवर, डिस्काउंट चार्जेस 2,400 भी उसे ट्रांसफर किया जाएगा, और बैंक विल बी क्रेडिटेड बाय 57,600। यही पैसा इसको मिलने का एंट्री करेगा वो। बैंक डेबिट 57,600, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 2,400 टू टी अकाउंट 60,000। इसके बाद अगला जो है वो है कि इसके बाद टी के पास पैसे नहीं है, तो टी ने कह दिया कि भाई साहब मैं तो तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो जे ने बोला, ओ यार ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास तो बैंक आ जाएंगे, तो यार एक काम कर, मैं तेरे ऊपर एक और बिल ड्रॉ करता हूँ, उसको डिस्काउंट करवा लेता हूँ, पैसे आ जाएंगे, दे देंगे। तो इन्होंने एक और बिल ड्रॉ किया, जिसका एंट्री इन्होंने किया बिल्स रिसीवेबल टू टी 252,000, और इन्होंने एंट्री किया जे अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब जे भाई साहब गए बैंक में इसे डिस्काउंट करवाने, तो 11,340 हमें अमाउंट दिया हुआ था, 2,40,660, इतना पैसा हमें मिला है। ठीक है, यानी 11,340 वॉज द डिस्काउंट चार्जेस। सो बैंक डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब पैसे आ गए, तो ये पैसे जैसे ही आ गए ये इसे ऑनर कर देगा। ऑनर कर देगा तो पुराना बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अच्छा, ये दोनों का इसके बुक्स में नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी इसके बुक्स में। ठीक है, क्योंकि ये पहले इसे डिस्काउंट करवा चुके, बिल्स रिसीवेबल नामक अकाउंट इसके बुक्स में है ही नहीं, तो नो एंट्री। ठीक है, उसके बाद ये भाई साहब इसको ट्रांसफर करेगा, इसका हिस्सा। ठीक है, इसका हिस्सा मतलब ये उसका जो हिस्सा बनता है वो 2/3 बनता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी इसका हिस्सा बनता है उसमें से 1,80,000 भी तो काटेगा ना पुराने बिल के। ठीक है, तो वो दोनों मिला के जो उसका हिस्सा बनता है वो होता है 2/3। सो हमें जैसा दिया है 40,440 रुपये उसको रेमिट किए गए हैं। ठीक है, सो टी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट चार्जेस टू बैंक। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है, अ टिपिकल कैलकुलेशन इन अकोमोडेशन बिल, लेकिन जैसा कि मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन दिखा रहा हूँ कि क्या है। ठीक है, ऑलराइट, ये हुआ। अब इसके बाद टी ने कह दिया कि भाई साहब मेरे पास और पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा।
सो एज अ रिजल्ट ये जो दूसरा बिल है ये डिसऑनर होने वाला है। ठीक है, तो डिसऑनर की एंट्री ये करता है बिल्स पेबल टू जे। ओके, और इसने क्या एंट्री कर दिया, टी अकाउंटेबल टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, टू बैंक एक्चुअली, हाँ, नॉट बिल्स रिसीवेबल, टू बैंक। ठीक है, और उसके बाद आखिर में हम लोग देखेंगे क्या बच गया सेटलमेंट अमाउंट, और ओनली 50% ऑफ द मनी वॉज कलेक्टेड, तो उसकी एंट्री। ठीक है, दैट्स इट। तो ये था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक टिपिकल सा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन था अकाउंट करंट और एवरेज ड्यू डेट का। पहला था अकाउंट करंट का, चॉइस दिया हुआ था, जहां तक मैं समझता हूँ ज्यादातर बच्चों ने एवरेज ड्यू डेट ही सॉल्व किया होगा, क्योंकि अकाउंट करंट में ट्रेडिंग इंटरेस्ट था। ठीक है, तो खैर ये एकदम से आइडेंटिफाई नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ठीक है, वो डेट्स देख के कुछ लोगों ने अंदाज लगा लिया होगा। और रेडिंग इंटरेस्ट को घबराने वाले कुछ लोग होते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादातर जनों ने एवरेज ड्यू डेट से ही सॉल्व किया है। तो मैं एक बार आपको ये पूरा सोल्यूशन ज़रूर दिखा देता हूँ, आप लोग इसको आराम से एक बार देख लीजिए। अगर आपने अकाउंट करंट बनाया है तो ये उसका सोल्यूशन है। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, खांसी बढ़ती जा रही है इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। ठीक है, एवरेज ड्यू डेट अगर आपने सॉल्व किया है तो एवरेज ड्यू डेट में आपने डेट दिया हुआ है कि कब सेटल करना है, तो एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट बनता है। तो 49 डेज डिले हो रहा है, इसलिए ये इंटरेस्ट के साथ ऐसा सेटल होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलिए मैं अभी जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही मक्खन क्वेश्चन था ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, एडमिशन के ऊपर एक टिपिकल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सो दोस्तों, ये मैं आपको जल्दी से इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन सॉल्यूशन को एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मैंने जगह के अनुसार पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा गया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने के लिए कहा गया था। टिपिकल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं सॉल्यूशन आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर बाई चांस आपको किसी को किसी चीज़ में कोई दिक्कत जा रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बिल्कुल इसका डिस्कशन लेके आ जाऊँगा। ठीक है, आपको बिल्कुल डिस्कस करके पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। आप लोग इसे देख सकते हैं एक बार, बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था एनपीओ के ऊपर। इसके ऊपर मैंने देखा है कि कुछ लोगों के ऐसे रिव्यूज़ में मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोगों का इसका बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आपको ये दिखा दे रहा हूँ, इसका भी सोल्यूशन आप एक बार देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ऑलराइट, ये है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ओके, पुराना और नया बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, ये रहा, पहले है न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, और ये है ओल्ड बैलेंस शीट। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं एक बार। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। लास्ट में, नहीं सॉरी, सेकंड लास्ट आपसे पूछा गया है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सो कैश बुक का भी बहुत ही आसान, अनएक्सपेक्टेड बट वेरी सिंपल 10 मार्क का क्वेश्चन। ये मैं आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसको अक्सर लोग इग्नोर करके जाते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से काफी इजी भी था, है ना। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बी में, दिस वाज ऑफ गुडविल, गुडविल कैलकुलेशन। लेकिन गुडविल कैलकुलेशन में एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं पूछा, पूछा है कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो ये दोनों के यहाँ पे जैसे मैं सोल्यूशन हमेशा बताता हूँ उस तरह से, एज आई टेल यू टू कैलकुलेट कैपिटलाइज प्रॉफिट फर्स्ट एंड देन कंपेयर इट टू द कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो आपको ये दिया हुआ है, देखिए मैंने आपको सोल्यूशन लिख के दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए, गुडविल आ रहा है 6,50,000। ऑल्टरनेटिवली आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सुपर प्रॉफिट पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड से पहले सॉल्व करते तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते थे। ये सुपर प्रॉफिट आपने निकाला, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ रहा है 1,30,000। अगर आप सुपर प्रॉफिट को डायरेक्टली नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली आपको गुडविल का वैल्यू मिलेगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं, 1,30,000, 1,30,000 डिवाइडेड बाई 20%, आपको डायरेक्टली गुडविल का वैल्यू मिलेगा। तो ये दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते थे। फिलहाल मैंने एक तरीका लिख के रखा है जो टिपिकली हर जगह पे लिखा हुआ रहता है। ये है सुपर प्रॉफिट मेथड से आंसर 7,80,000, और ये है कैपिटलाइजेशन मेथड से आंसर। ठीक है,
इससे आंसर आ रहा है 6,50,000। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट वाज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऑन फाइनल अकाउंट्स। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ साथ पीएनएल दे दिया था। आपको पीएनएल पूछा ही नहीं, ट्रेडिंग नहीं पूछा, पीएनएल नहीं पूछा, आपसे सिर्फ बैलेंस शीट पूछा है। ठीक है, आपको पीएनएल के कुछ हिस्से दे दिए। अब पहली बात, ये पूरे क्वेश्चन में कुछ चीजें बिल्कुल ही काम के नहीं थे और कुछ चीजें काम के थे। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीजों को यहाँ पे क्रॉस करके रखा है, इनका कोई रोल था ही नहीं, एब्सोल्युटली नो रोल। ठीक है, जो टिक किए हुए हैं, सिर्फ इनका काम था। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट्स के साथ उनको देखते हुए क्या क्या बैलेंस शीट में आएंगे, सिर्फ यही लिखना था हमें यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको ये बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। ओके, चलिए, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख ले। ठीक है, मैंने वर्किंग नोट में पीएनएल एडजस्टमेंट बनाया है। पीएनएल एडजस्टमेंट इसलिए है क्योंकि आपको सबसे पहली बात तो पीएनएल बन चुका है। ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया जा चुका है, लेकिन पीएनएल बन जाने के बाद हमें पता चले कि हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग कमीशन, इन दोनों का एडजस्टमेंट नहीं किया। तो अगर पीएनएल बन जाने के बाद वापस से एडजस्टमेंट किया जाता है, सो दैट इज ऑलवेज डन इन एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, सो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री पास किया जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट टू अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, और आउटस्टैंडिंग कमीशन का एंट्री पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो ये दोनों यहाँ पर इस तरह से हमने किया, जिससे हमें करेक्टेड नेट प्रॉफिट का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा बैलेंस शीट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे, ए और बी। ए जो पार्ट था दैट वाज 15 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन। मैंने काफी उम्मीद किया था कि इस बार शायद ये लोग डिबेंचर्स पे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन पिछले कुछ 2-3 एग्जाम से जो ट्रेंड चला आ रहा है वैसा ही अभी भी कंटिन्यूड रहा। उन्होंने फॉरफीचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा, फॉरफीचर एंड री इशू, प्रोराटा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्रीज एक बार दिखा दे रहा हूँ। मैंने नरेशन फिलहाल नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, ये रहे इसके जर्नल एंट्रीज। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार आराम से इसे देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर जरूर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसके कैलकुलेशन को लेकर आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा हो। तो अगर ऐसा कुछ भी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, फिर मैं इसका डिस्कशन को लेकर फिर से एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, आप लोग फिलहाल इस सोल्यूशन को देख लीजिए पूरा। मैंने कैपिटल रिजर्व का अमाउंट के लिए बिल्कुल वहां पे लिख के रखा हुआ है कैसे कैलकुलेट हो रहा है, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी पूछा गया था यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 15 से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं इसे। ओके, मैं एक बार बैलेंस शीट भी दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, ऑलराइट। तो होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसे देख लिया। लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, एक थियरी क्वेश्चन था वैसे तो, लेकिन प्रैक्टिकल थियरी कहता हूं मैं इसे, एंड दिस वाज मोर ऑफ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क मर्ज्ड विद डेप्रिसिएशन। सो ये था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जब हम खरीदते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को उसके लोकेशन में लाने तक हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ों को उसके कॉस्ट में लेना पड़ता है। ये बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। तो ऐसे 5 एग्जांपल्स देने के लिए उन्होंने कहा है। तो 5 एग्जांपल्स, मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा नहीं है, मैं इसे ओरली डिस्कस करने जा रहा था आपसे ये। सो दिस इज बेसिकली, सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट का हिस्सा क्या हो सकता है। सबसे कॉमन, सबसे पहली बात, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हमारे पास लेके आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। दूसरा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, अगर उसे इंस्टॉल करने के लिए कुछ भी लगा। तीसरा, मेजर रिपेयर्स टू मेक इट वर्केबल। ज्यादातर सेकेंड हैंड मशीन अगर हम लोग खरीदते हैं तो उसमें मेजर रिपेयर्स की अक्सर हमें जरूरत पड़ती है। फोर्थ, डिसमैंटलिंग चार्जेस ऑफ द ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। कोई अलग प्लांट एंड मशीनरी होगा, उसको निकालने के लिए अगर कोई खर्चा लगा, दैट ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट। और फिफ्थ, अगर कोई टैक्सेस लगे विच इज नॉन रिफंडेबल, यानी जिसके लिए मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलता, जनरली स्पीकिंग हम लोग जीएसटी क्लेम कर लेते, क्रेडिट कहा जाता है, जीएसटी क्रेडिट क्लेम करते हैं, पढ़ना है आपको आगे चल के। ठीक है, तो जिसमें हम क्रेडिट नहीं क्लेम करवा पाते हैं, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ऐसे 5 एग्जांपल्स वहां पे लिखने थे, दैट्स इट। ठीक है, सो दोस्तों, ये थे सारे आंसर्स
आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर काम में आएगा और अगर कोई भी चीज़ में किसी भी तरह का और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोगों के आंसर्स कैसे गए, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे लिख के बताइए कि आपने जो भी आंसर्स लिख के आए, वो कितना हद तक मैच कर रहा है, ताकि मैं अकॉर्डिंगली आगे चल के आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत हो, आपको गाइड कर पाऊँ। ओके दोस्तों, सो दैट वाज माय मिशन, दैट्स इट। मैं इस वीडियो को बहुत फास्ट रिकॉर्ड करके ख़त्म कर रहा हूँ। होपफुली ये आपके काम में आएगा, ठीक है? एंड आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। ओके, चलिए, गुड बाय फॉर नाउ।